पाठशाला गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन है जुलाई 2025, जिसमें हम अपनी बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम में हम सबसे पहले स्कीम देखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में। ठीक है, तो इस स्कीम में गाइस हम पढ़ेंगे अपना कि ये न्यूज़ में सबसे पहले क्यों रही, राइट। और दूसरा, जो बच्चे अभी चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार पीएम पाठशाला को सुन रहे हैं, वो ज़रूर चैनल से जुड़िए और सारे ही करंट अफेयर्स, आपके जितने भी डाउट्स होते हैं स्टैटिक पोर्शंस के, वो सारे क्लियर किए जाएंगे गाइस। तो आप चैनल से सबसे पहले जुड़े रहिए ताकि आपकी सारी समस्याएं जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड होती हैं, कुछ भी होता है, वो आपके दूर कर पाएँ। तो आज हम सबसे पहले देखो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में करने जा रहे हैं कि कैबिनेट ने ना इसका 1920 करोड़ का यानी ₹1920 करोड़ का ऑन गोइंग, एक तो ध्यान रखना एक ऐसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी सारा पैसा कौन लगाता है, फंडिंग किसकी तरफ से होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो ड्यूरिंग 15th आपकी फिनेंस कमीशन साइकिल में इसको बनाया गया था, तो इसमें अभी थोड़ा सा फंडिंग को ऐड किया गया है। अब हम समझते हैं कि जो ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, किसके फ़ायदे के लिए है, कौन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, इससे क्या होगा, समझते हैं स्कीम के बारे में। तो देखो, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पे तैयार करने की कोशिश की जा रही है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर? मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात की जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में चेन सप्लाई जो है फ्रॉम फार्म गेट से लेकर रिटेल आउटलेट तक, वो क्या हो जाए, एफिशिएंट हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज हो जाए और आराम से रिटेल आउटलेट्स वगैरह आपके हो पाए। गाइस, हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका पूरा ये ध्यान है कि फार्म गेट से लेके रिटेल आउटलेट तक जाए, तो ये क्या करे, बूस्ट कर दे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को। इसके लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना बनाया गया है। बात समझ में आ रही है? जो मंत्री किसान संपदा योजना है, यानी कि किसान की, यानी कि फार्मर्स की प्रॉस्पेरिटी के बारे में ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी ऐसा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि उसकी सप्लाई जो है वो सीधा फार्म तक जाए, उसके बाद रिटेल आउटलेट तक जाए। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का सीधा सा मतलब है स्कीम बनानी है, एग्रो मरीन प्रोसेसिंग डेवलप करना है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स को। फिर इसका ध्यान ये भी है कि जो फार्मर्स है ना, उसको बेटर रिटर्न्स मिले, उसके लिए एक ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, स्पेशली इन दी रूरल एरियाज़। फिर नेक्स्ट आपका आता है वेस्टेज रिड्यूस हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग लेवल बढ़ जाएं, इन्हांस करने की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट भी प्रोसेस्ड फूड का, जो भी प्रोसेस्ड फूड है उनका आपको एक्सपोर्ट भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसमें मिनिस्ट्री जो है, जो सारा साथ दे रही है, वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जो कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा रही है। ये स्कीम कैसी है? CSS है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये 2021 से 22 से लेकर 2025-26 तक इस स्कीम को बनाया गया है। इसके अगर आप ध्यान से बैकग्राउंड की तरफ गाइस जाओ, तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। मैंने आपको बताया ना, ये संपदा यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये अम्ब्रेला स्कीम है। संपदा यानी 2017 के अंदर एक संपदा स्कीम आई थी, उसको भी इसके अंदर डाला गया है, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। फिर इस स्कीम को रीनेम करा गया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के नाम पर। ठीक है, अब इसके ना हम कंपोनेंट्स को समझते हैं कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हमें क्या दे रही है। तो देखो, इसका पूरा ध्यान है गाइस कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सप्लाई चेन अच्छे से काम करे, है ना, ग्रोथ जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की वो हमारे देश में बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे देश में फार्मर्स को अच्छे प्राइस मिले, रोज़गार मिले रूरल एरियाज़ में लोगों को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़े, प्रोसेसिंग लेवल बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े। तो मतलब सारा ध्यान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का ये है कि हमें एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट करना है, हमें अपनी प्रोसेसिंग यूनिट्स को मॉडर्नाइज करना है, एग्री वेस्ट को हमें कम करना है। इसीलिए क्या कह रहा है, कंपोनेंट में अब आ जाओ, कहता है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो सीमलेस हो, जो कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ दे, फार्म गेट से कंज्यूमर तक सामान आराम से पहुंच सके। उसके लिए फर्म्स एलिजिबल हैं, कंपनीज़ हैं,
कोऑपरेटिव्स हैं, ये सारे के सारे जुड़ सकते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। कोल्ड चेन के लिए क्यों रखा जा रहा है, क्यों कोल्ड चेन रखा जा रहा है, ताकि जितने भी फल हैं, कितने भी वेजिटेबल्स हैं, वो वहाँ पे रह पाएँ। और ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि क्रिएशन हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट करो फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, यानी कि इसका सारा एम है स्मॉलर स्केल फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को सेटअप करना। जैसे आपके मेगा फूड पार्क्स है ना, वैसे ही क्लियर करना है। एटलीस्ट 10 एकड़ ऑफ लैंड की जिसमें ज़रूरत पड़ेगी उसको आप रख लो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो क्रिएट करना है। तो इसमें कह रहा है एटलीस्ट आप 10 एकड़ का जो लैंड है उसको आप बेसिकली क्या करो, वो रिक्वायर्ड है। क्रिएशन की बात करोगे तो इसमें एक्सपेंशन, फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, मेगा फूड्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो यानी कि कंपोनेंट में आप क्या क्या देख रहे हो, चाहे मेगा फूड पार्क्स हो, कोल्ड चेन बढ़ाओ, वैल्यू एडिशन वाले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज करो, फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज़ को और बढ़ाओ, फूड सेफ्टी, क्वालिटी एश्योरेंस पे ध्यान देना है, ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस पे ध्यान देना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट इसको कौन करेगा, पीएसयू करेगा, कोई जॉइंट वेंचर करेगा, कोई कोऑपरेटिव्स करेगा, कोई प्राइवेट फर्म्स करेंगी। तो फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, यानी फूड टेस्टिंग लैब्स को सपोर्ट करना है, ग्लोबल सर्टिफिकेशंस का ध्यान रखना है, ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बनाना है, ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार करने हैं। ऑपरेशन ग्रीन जो है उसको अनाउंस किया गया यूनियन बजट 2018-19 में ऑन द लाइन ऑफ ऑपरेशन फ्लड। समझ में आ रहा है, ऑपरेशन ग्रीन आया था 2018-19 में, ऐसे ही उसी लाइन पर ऑपरेशन फ्लड आया है, ताकि ये स्कीम क्या करे, ये स्कीम बेसिकली आपके 3 चीज़ों को डेवलप करेगी, डैट इज़ टॉप का मतलब है टोमेटो को, अनियन को, पोटैटो की वैल्यू चेन को ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेगी उसको आपके पास लाने की, वैल्यू चेन में ऐड करने की। अब देखो इनिशिएटिव और भी लिए गए हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। इसका ये भी ध्यान है, जैसे हम कह रहे हैं ना कि अम्ब्रेला स्कीम है, मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी लिंक, के सबका ध्यान करेगी। ऐसे ही इसमें QCI है, क्योंकि हम क्वालिटी एश्योरेंस भी तो कह रहे हैं, क्योंकि देखो इसी स्कीम के तहत हम एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट भी करना चाहते हैं, हम अपनी प्रोसेसिंग यूनिट को मॉडर्नाइज भी करना चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि एग्री वेस्ट भी डिक्रीज़ हो जाए। तो उसके लिए जो QCI है, यानी जो क्वालिटी वाला है, जो क्वालिटी को बेसिकली इन्हांस करेगा, तो उसके लिए वो कह रहा है कि QCI ने ना एक इंडिया GHP करके एक आपका डेवलप करा है, और इवन एक तरह से ना इंडिया का एक HACCP करके भी एक इसके साथ काम कर रहा है, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। और साथ ही साथ ये क्या कह रहा है कि भाई ऐसी बात है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वालों ने बोला, QCI का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बेसिकली बोला है कि हम इन दोनों पैरामीटर्स को डेवलप कर रहे हैं, जो बिल्कुल कोडेक्स स्टैंडर्ड्स को इम्प्लाई करके, एक्सेप्ट करके बनाया जाएगा। अब इसी स्कीम में क्या होगा, इंडिया की फूड चेन जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बिल्कुल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मान के चलेंगी, ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो, टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो, फॉरेन सर्टिफिकेशन भी हो, और साथ में हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स का भी ध्यान रखेंगे। तो जितने भी हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे मीट है, फ़िश है, डेयरी है, या गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस की बात है सभी सेक्टर्स के लिए, वो उसका पर ध्यान दिया जा रहा है। और नेक्स्ट आपका आता है लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन के बारे में, ताकि इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बनाया जा सके। ऐसे ही शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन करने, जैसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज है 2020 का, इसके स्कोप को और एक्सपेंड करा गया, इंटर स्कीम रीएलोकेशन करने की बात की गई है, सेविंग ऑफ कमिटेड लाइबिलिटी को यूज़ करना है। अवेयरनेस की बात रही तो वाइड पब्लिसिटी स्कीम को दी जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट सभी तरह के स्टेक होल्डर्स इसमें उठा सकें।
और आपको पता है जो इसमें यहाँ पर बात आई ना मेगा फूड पार्क्स की, मैं आपको एडिशनल कुछ जानकारियाँ दे दूँ, ध्यान से सुनना। मेगा फूड पार्क्स के लिए गाइस क्या किया जा रहा है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा जा रहा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कंट्री में। फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन दिया जा रहा है, सस्टेनेबल रॉ मटेरियल सप्लाई चेन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डाला जा रहा है। इवन पता है जो भी नीड्स हैं स्मॉल एंड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस की, उसको एड्रेस करा जा रहा है। रिटेलर्स को, प्रोड्यूसर्स को, प्रोसेसर्स को, सबको ध्यान दिया जा रहा है। इवन यहाँ पर आप समझो कि जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते थे ना हॉर्टिकल्चर या नॉन हॉर्टिकल्चर के लिए, उसके लिए भी कोल्ड चेन बनाई जा रही है ताकि प्रिजर्वेशन हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। और इवन क्रिएशन सारा का सारा ध्यान दिया जा रहा है एक एक चीज़ का, एक एक क्लस्टर्स का, कि बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से ताकि ये काम कर पाएँ। तो ऑब्जेक्टिव स्कीम का क्या है कि एंड प्रोडक्ट जो है पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जाके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाए और एक प्रोडक्ट जो है वो पूरी तरह से डेवलप हो, टेक्नोलॉजी अच्छी मिले, वैल्यू एडिशंस हो, सारे स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल करने वाला हो। कौन कौन से फैक्टर्स आप डाल रहे हो वो सारे के सारे, मतलब एक सस्टेनेबल तरीके से प्रोडक्ट्स को बनाया जा रहा है। और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होगा अगर ये इम्प्लीमेंट ठीक ढंग से गाइस हो गई ना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, तो ये मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, आपकी सप्लाई चेन अच्छी हो जाएगी, रिटेल आउटलेट पर आराम से पहुंचेगा। इससे आपकी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बहुत बूस्ट मिलने वाला है। इससे फार्मर को बेटर प्राइस मिलेंगे और उसकी फार्मर की इनकम डबल हो जाएगी। बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल एरियाज़ में क्रिएट होगी, एग्रीकल्चर वेस्टेज रिड्यूस होगा, सेफ़ एंड कन्वीनियंट प्रोसेस फूड अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। आप समझ रहे हो, सारे के सारे फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे इस स्कीम के तहत। मामला समझ में आया यहाँ तक? चलिए मूविंग टूवर्ड्स, आज हम पढ़ेंगे साथ ही में गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ प्लेसेस इन न्यूज़ कि कौन कौन से प्लेसेस रहे भारत के। सबसे पहले देखते हैं, फिर हम वर्ल्ड के भी देखेंगे, ठीक है। तो प्लेसेस इन न्यूज़ की बात करें तो देखो इस बार आपने सुना होगा हत्ती ट्राइब के बारे में कि वहाँ रिसेंटली पॉलीगैमी हुई है, पॉलेंड्री हुई, सॉरी नॉट पॉलीगैमी। एक लेडी ने, आपको शायद पता चला होगा, हिमाचल प्रदेश में एक ट्रांसगिरी रीजन के अंदर पॉलेंड्री हुई है और ऐसी पॉलेंड्री को जोधीधरा कहते हैं और जचदा भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक वुमेन ने 2 और मोर ब्रदर्स को, मतलब 2 भाइयों के साथ शादी करी है, एक ही फैमिली के, ठीक है। तो ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश की है ये हत्ती ट्राइब और ये पॉलेंड्रस होते हैं, यानी वहाँ पर जो वाइफ है उसके 2 या 2 से ज़्यादा हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट आपका उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के लिए ध्यान रखना नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पहली बार असेसमेंट हुआ है कि क्या टूरिस्ट कैरिंग कैपेसिटी नैनीताल में रह भी गई है या नहीं रही है। बात समझ रहे हो। और नेक्स्ट कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कि सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर इंटेंसिव ऑपरेशन कर रही हैं पीर पांजल रेंज में। तो यानी कि पीर पांजल रेंज कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। राजस्थान की बात देखोगे तो हड़प्पन साइट है, डिस्कवर की गई है रतादिये रिधेरी एरिड रीजन में। तो यहाँ पे जो भी बच्चे आपके हिस्ट्री के बच्चे हैं जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो तो ज़रूर ही ध्यान रखें क्योंकि उनको इन साइट्स का मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में काशी डिक्लेरेशन हुआ है, यूथ स्पिरिचुअल समिट हुई है ताकि ड्रग फ्री इंडिया को हम दे पाएँ। एक ऐसे ही लेपर्ड आपके पॉपुलेशन दुधवा टाइगर रिजर्व में राइज हुआ है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर क्या हुआ है इस समय? लेपर्ड की पॉपुलेशन। जो बच्चे भी उत्तर प्रदेश का पीएससी देने जा रहे हैं 12 अक्टूबर को, उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है एक एक न्यूज़ उत्तर प्रदेश की ध्यान से रट के जाइएगा क्योंकि आपको पता है कि आपको यूपी का स्पेशल भी याद करना ही होता है। ये छोटे छोटे करंट अफेयर्स ज़रूर ध्यान रखना। काशी डिक्लेरेशन एक तो अडॉप्ट हुआ है, यूथ स्पिरिचुअल समिट जिसमें ड्रग फ्री इंडिया की बात की गई है। दूसरा, दुधवा टाइगर रिजर्व में 198.91% 2022 से लेकर लेपर्ड की पॉपुलेशन में ग्रोथ है। समझ गए यहाँ तक? अब आओ असम पर। तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? असम में। यहाँ क्या हुआ है? 3rd हाईएस्ट टाइगर की डेंसिटी है। यहाँ पर कंचन ट्रीज हैं जो कि ब्रह्मपुत्रा के रिवर बैंक इरोजन को मजुली आइलैंड पे रोकते हैं। तो ये दोनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए, कंचन ट्रीज का क्या फ़ायदा होता है। और काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? असम में है।
बात समझ गए यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात की माने आप तो यहाँ पर बन्नी ग्रासलैंड मिलेंगे आपको। बन्नी ग्रासलैंड क्यों होते हैं? ताकि वहाँ पे चीता अपने आप को ट्रांसलोकेट कर पाए। ब्रिज कोलैप्स हुआ था यहाँ माही रिवर पर, ये भी ध्यान रखना है। सिक्किम की बात करोगे तो सिक्किम में डोकलाम एंड चोला है जो बैटल फील्ड के लिए, टूरिज्म पोस्ट के लिए इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के लिए वहाँ क्रिएट हुए हैं। बिहार की बात देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया कि हम बोध गया टेम्पल एक्ट के अगेंस्ट कुछ सुनेंगे ही नहीं। तो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? बिहार में है। महाराष्ट्र के जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स है ना, उनको ध्यान रखना यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर लिया गया है। और नेक्स्ट हमारा तमिलनाडु आता है। तो तमिलनाडु का ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर ने बृहदेश्वरा टेम्पल में प्रेयर ऑफर की थी 1000 साल बाद। यहाँ पे राजेंद्र चोला वन मैरीटाइम एक्सपीडिशन भी हुआ था। तो बृहदेश्वरा टेम्पल कहाँ पर है? बृहदेश्वरा टेम्पल तमिलनाडु में है, राजेंद्र चोला जी से रिलेटेड है। लक्षद्वीप की मानो तो देखो लक्षद्वीप आपका यहाँ पर है। 50% कोरल कवर में 24 सालों में रिडक्शन हुआ है। बित्रा आइलैंड है, मे बी एक्वायर्ड फॉर डिफेंस पर्पस के लिए इसको एक्वायर किया गया है। तो बित्रा आइलैंड कहाँ है? लक्षद्वीप में है। क्या हो रहा है वहाँ पर? डिफेंस के काम हो रहे हैं। कोरल कवर कितना हुआ है यहाँ पर? 50% रिडक्शन हुआ है 24 साल में। तो ये खतरे की घंटी है लक्षद्वीप में। ये एक डेंजर हुआ है कि कोरल रीफ्स जा रही हैं। कोरल नहीं होगा तो उससे क्या नुकसान होगा, कमेंट सेक्शन पे ज़रा लिखना। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्लेसेस इन न्यूज़ जो कि वर्ल्ड में रहे हों। अब जैसे हमने इंडिया के देखे ना, ऐसे वर्ल्ड का देखते हैं। तो इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल आउटरीच है सीरिया का, ट्रांसनेशनल गवर्नमेंट पोस्ट असाद रजीम को मिली है। तो इंडिया के पहला ऑफिशियल आउटरीच हुई है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, ट्रांजिशनल गवर्नमेंट क्योंकि वहाँ आई है असाद रजीम के बाद। और सियरा लियोन रहा था न्यूज़ में। तो क्यों रहा था? क्योंकि नैनगई टर्टल आइलैंड जो है ना, वहाँ पे 2/3 एरिया लॉस हो गया है सियरा लियोन में। क्यों? क्योंकि सी का लेवल बढ़ता जा रहा है। ये आपको बहुत काम आते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स आप नोट कर लो अपने सारे के सारे। घाना में आपको पता है ना, 30 सालों के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर गया है भारत का, तो आपको बताना है कि घाना की कैपिटल क्या है। घाना की कैपिटल बताओ क्या है। अभी गए थे ना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो घाना की कैपिटल आप बताओ क्या है और घाना कहाँ पे सिचुएटेड है, कमेंट सेक्शन में लिखो। नेक्स्ट हमारा आता है बोलिविया। क्या आता है? बोलिविया। बोलिविया की कैपिटल देखो जो है वो है, 2 नेशनल कैपिटल्स हैं इसकी। एक है लापज, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। एक इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है सुक्रे, ठीक है। तो ये 2 तरह की बोलिविया की कैपिटल हैं। अब ध्यान से अगर आप सुनोगे बोलिविया के बारे में तो देखो यहाँ पर भारत ने भेजा है, इंडिया सेंड 3 लाख मीजल्स और रूबेला वैक्सीन भेजी है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका आउटब्रेक हुआ था। बोलिविया है कहाँ पर? साउथ अमेरिकन, सेंट्रल साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ स्पेनिश भाषा, मोरे, पेरेंगुइन ये सब भाषा बोली जाती हैं। लैंड लॉक कंट्री है, ये ध्यान रखना, लैंड लॉक कंट्री है ये, साउथ अमेरिका के सेंट्रल में लोकेटेड है। यहाँ आपको अमेजोनियन प्लेन्स, लोलैंड, माउंटेन, वार्म वैली ये सब देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल वेटलैंड भी हैं यहाँ के पे। तो बोलिविया का आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी यहाँ पर मानी जाती है रिलीजन को अगर आप देखते हो तो, ठीक है जी। तो सॉवरेन स्टेट है बोलिविया, ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट हम आते हैं लेक पे। लेक तुर्काना के बारे में समझते हैं कि ये लेक जो है ये कहाँ पर है और लेक तुर्काना न्यूज़ में क्यों रही। तो ध्यान रखना, लेक तुर्काना है आपके अफ्रीका की 4th लार्जेस्ट और वर्ल्ड की लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है ये, जो कि नदन केनिया और एक्सटेंडेड इथोपिया तक जाती है। लेक तुर्काना को जेड सी भी बोलते हैं। तो साइंटिस्ट ने यहाँ से 18 से 20 मिलियन ईयर पहले प्रोटीन निकाला था क्योंकि एक्सटिंक्ट हो गया ना मैमल एनिमल, इसलिए यहाँ पर ऐसा किया गया था। याद रखना ये इतनी सैलीन एल्कलाइन लेक है कि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाला गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत यूनिक है। अर्ली आपको होमिनिन फॉसिल डिस्कवरी भी यहाँ पर हो चुकी है, इसीलिए ये ध्यान रखना ये नदन केनिया में स्थित है ये, और अफ्रीका की 4th लार्जेस्ट लेक है, वर्ल्ड की परमानेंट डेजर्ट लेक है। इनफ्लो तो इसमें ओमो रिवर से तो जाता ही है, और वोल्केनो भी, एक्टिव वोल्केनोज भी आपको इस लेक में मिलेंगे।
नेक्स्ट हम चलते हैं लिसोथो की तरफ। अब सबसे पहले देखो ये न्यूज़ में क्यों रहा, सबसे पहले तो हमें यही समझना है लिसोथो क्यों रहा। लिसोथो जो है उसका जो कैपिटल है गाइस वो है आपका मसीरू। क्या कैपिटल है? मसीरू कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ लोसेतु, ठीक है ना। अब लोसेतु क्या है? एक तरह की प्रीडोमिनेंटली आपकी क्रिश्चियन कंट्री है, इसमें कुछ आपको इस्लामिक भी माइनॉरिटी रिलीजन में देखने को मिल जाएगा। अब ये इंडियन लोसेतु ने अपने डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाया है इंडियन MOS एक्सटर्नल अफेयर विजिट के अंदर। याद रखना लैंडलॉक कंट्री है, सदर्न अफ्रीका में आती है, यानी ये चारों तरफ से किस में है? सराउंडेड है साउथ अफ्रीका से। लार्जेस्ट ऑफ ओनली 3 सॉवरेन इनक्लेव्स यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। मसीरी उसकी कैपिटल मैंने आपको बता दी है, सिसोथो इंग्लिश यहाँ पर बोली जाती हैं। रिलीजन मैंने आपको बताया क्रिश्चियनिटी है ज़्यादातर यहाँ पर, कुछ में आपको मिल जाएगा थोड़ा सा मुस्लिम्स भी मिल जाएंगे, लाइक दैट। नेक्स्ट हम चलते हैं UAE के बारे में। अब UAE और इंडिया में ना डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ी है, JDCC मीटिंग हुई थी भारत के अंदर। रशिया की बात करें तो रशिया में 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है कामचटका पेनिनसुला। तो अगर कामचटका पेनिनसुला पूछें कहाँ है तो रशिया में है। सुनामी भी आ गई पैसिफिक ओशन में। चाइना की बात करें तो यहाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बन रहा है ब्रह्मपुत्र यारलुंग सैंगपो पे। तोकारा आइलैंड जापान में है, 1000 अर्थक्वेक्स आए हैं यहाँ पर। इथोपिया ने कंप्लीट किया अपना ग्रैंड इथियोपियन रेनाइसा डैम ऑन ब्लू नाइल। थाईलैंड कंबोडिया की बात करें तो यहाँ डिस्प्यूट चल रहा है प्री विहार टेम्पल को लेके, जो कि यूनेस्को की लिस्ट में कंबोडिया में दे रखा है। मालदीव्स की बात करें तो PM गए थे इंडिया के, इन्होंने 60 साल बाद डिप्लोमेटिक टाइज को वहाँ पर जाके विजिट करा है। वनातु जो है इन्होंने अप्रोच किया था ICJ को। क्या किया था इन्होंने? ICJ को इन्होंने अप्रोच किया था। और वनातु की जो कैपिटल है वो है पोर्ट विला। क्या है कैपिटल? पोर्ट विला इसकी कैपिटल है। लार्जेस्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ वनातु, ठीक है ना, ये आपके आइलैंड ग्रुप के अंदर ये बेसिकली आता है वनातु। अच्छा, अब देखो यहाँ इन्होंने क्या करा, ये इंटरनेशनल जो आपका जस्टिस सिस्टम है, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें ये गए थे। क्यों? क्या कि ये अपने आप को क्लासीफाई करा सकें। साउथ पैसिफिक आर्किपेलागो नेशन है ये, तो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को एज इकोसाइड बताने के लिए ये गए थे। अब ये कोरल आइलैंड ओशनिया में पड़ता है, लोकेटेड ये वेस्ट फिजी से और ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच है ये। यहाँ बिस्लामा इंग्लिश फ्रेंच बोली जाती है। ज़्यादातर इनकी इकॉनमी एग्रीकल्चर और टूरिज़्म से चलती है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको वनातु का बताया कि इन्होंने क्या करा है, इकोसाइड करा है, इसका ये जाकर वहाँ पर बोल कर आए। अब इकोसाइड का मतलब क्या होता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो नेग्लिजेंट ह्यूमन एक्शन की वजह से डिलिबरेटली यहाँ ख़राब हो रहा है। इकोसाइड का मतलब यही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मानो ओशन डैमेज हो रहा है, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल ओवर फिशिंग ज़्यादा है, ऑयल स्पिल ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आ रहा है प्लास्टिक से, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो इन पर असर आ रहा है। इसीलिए यहाँ गए थे ICJ में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप बताना कि हेग नीदरलैंड में इसका है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये पहुँचे थे वहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही करेचल्लू जो है आपका आइलैंड है, ये भी सिंक हो रहा है, इरोजन बहुत है, सी लेवल का राइज है। नामीबिया में भी गए थे PM मोदी डायमंड के ट्रेड का कोऑपरेशन के लिए। जिम्बाब्वे आपको पता है यहाँ वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड के ऊपर यहाँ रेजोल्यूशन हुआ था। न्यू कैलिसिडोनिया की बात करें तो फ्रांस एग्री हुआ है कि थोड़ा इनको भी ऑटोनॉमी न्यू कैलिसिडोनिया को दिया जाएगा। तो गाइस इतनी ही थी मैगज़ीन, ख़त्म हो गई है हमारी जुलाई की मैगज़ीन। कल से वी आर स्टार्टिंग स्पेक्ट्रम का पार्ट। आप सभी चैनल से जुड़े रहिए, काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिलती रहेगी। हैव अ नाइस डे टू ऑल।